नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का जो है 60 नंबर का क्लास है। तो जो भी भाई बहन है मेरे वो नहीं देखे अगर स्टार्टिंग से, तो प्लीज जाकर के स्टार्टिंग से देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। और लाइव भी हम बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और किस नाम से जाना जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। तो जो ध्वनि उत्पन्न करता है, जो हम लोग बोलते हैं, तो वो कहाँ से उत्पन्न होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और किस नाम से जाना जाता है। क्या फैरिंग्स के नाम से, कंठ नली या श्वास नली या फिर लॉरिंग्स या फिर लैरिंग्स दिया रहता है कहीं कहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो शरीर में ध्वनि यंत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से, तो लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। लैरिंग्स कहिए या फिर क्या कहिए, तो स्वर तंत्र कहिए। लैरिंग्स या फिर क्या, तो लैरिंग्स या स्वर तंत्र कहिए। ये जो होता है वो सभी स्तनधारियों में पाए जाते हैं। कहाँ, तो ये सभी स्तनधारियों में पाए जाते हैं। सभी स्तनधारियों में पाए जाते हैं। सभी स्तनधारियों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट जो है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है। क्या पाइवट है या बॉल एवं सॉकेट है या ग्लाइडिंग ज्वाइंट है या फिर हिंज ज्वाइंट है। तो एल्बो ज्वाइंट या फिर क्या, तो एल्बो ज्वाइंट को एक कोहनी जोड़ कहा जाता है। क्या, तो कोहनी जोड़, कोहनी जो हम लोग बोलते हैं, कोहनी एल्बो ज्वाइंट या फिर कोहनी जोड़, यानी कि यहाँ जो हड्डियां रहती है, तो ये जो होता है वो जो जुड़ती है, तो वो उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है, तो हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट जो है वो उसका नाम है। हिंज ज्वाइंट या फिर कब्जा संधि, हिंदी में कहिए तो क्या, तो कब्जा संधि। हिंदी नेम क्या है, तो इसका हिंदी नेम कब्जा संधि है। हिंदी नाम कब्जा संधि। तो कहीं कब्जा संधि दिया रहेगा तो कहीं हिंज ज्वाइंट दिया रहेगा। कब्जा संधि, संधि मतलब क्या होता है, तो जुड़ाव। एक हड्डी से दूसरी हड्डी जो होता है जहां जुड़ती है वहां पर जो होता है वो क्या होता है, तो उसी का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये जो होता है वो कब्जा संधि, यानी कि हिंज ज्वाइंट के द्वारा क्या क्या जुड़ता है था हमारे बॉडी में, तो ये इसके द्वारा कौन कौन सी हड्डियां जुड़ती है। तो ये केहूनी की हड्डी तो हो ही गया, और एक क्या, तो एक जो होता है वो ठीक है, घुटने की हड्डी। क्या, तो घुटने की हड्डी, यानी कि घुटने की हड्डी और केहूनी की हड्डी में जो होता है ज्वाइंट होता है वो कौन कौन सा ज्वाइंट कहलाता है, तो ये हिंज ज्वाइंट कहलाता है या फिर कब्जा संधि कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वंशानुगत स्थानांतरण क्या इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण का इकाई क्या है, यानी कि एक वंश से जो दूसरा वंश में जाता है गुण, वो क्या है, किसके कारण जाता है। क्या जीन या केंद्रक या कोशिका या ऊतक, किसके कारण जाता है। तो ये किसके कारण जाता है, तो जीन। जीन के कारण जो होता है, जीन में जो होता है वो सभी इंफॉर्मेशन होते हैं, और जीन जो होता है वो डीएनए के अंदर होता है और डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जीन जो है वो वंशानुगत स्थानांतरण की क्या है, तो इकाई है कि कितना अगले पीढ़ी में जो होगा वो कितना आंख होगा, कितना नाक होगा, ये सब जो होता है मतलब कि वो किससे, तो ये जीन से ही। चलिए अगला, अस्थि सुसूरता किसकी कमी से होता है। अस्थि सुसूरता रोग जो है वो किसकी कमी से होता है। अस्थि सुसूरता रोग जो है वो किसकी कमी से होता है। अस्थि सुसूरता को ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं अस्थि सुसूरता दे देगा, तो कहीं कहीं क्या, तो
ऑस्टियोपोरोसिस दे दिया जाएगा, कहीं कहीं ऑस्टियोपोरोसिस भी दे दिया जाएगा। तो दोनों जो है वो एक ही बीमारी का नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की इतना ज्यादा कमी हो जाती है कि हड्डियां जो होती है एकदम कमजोर हो जाता है। ये सोचिए कि अगर आप छींकते भी हैं तो क्या होता है कि आपका हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा गंभीर ये बीमारी है, ठीक है। कौन सा? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी है, जिससे क्या होती है तो हड्डियां जो होता है वो महीन महीन एकदम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हम उसको कहते हैं जो पेड़ पौधे यानी पत्तियां वगैरह खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? क्या पादप है या हिरण है या शेर है या जीवाणु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हिरण। हिरण जो है वो शाकाहारी होता है। कैसा होता है? तो शाकाहारी होता है। हिरण प्योर शाकाहारी होता है। तो हिरण जो है वो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। प्राथमिक उपभोक्ता वाले जो होते हैं वो पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं, और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको खाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि किन दो भौतिक राशियों का माप समान है? किन दो भौतिक राशियों का माप क्या है? तो समान है। क्या बल एवं ऊर्जा का, और बल एवं त्वरण का, वेग एवं दूरी का, वेग एवं चाल का। किन दो भौतिक राशियों का क्या है? तो भौतिक राशियों का मान समान होता है। तो वेग और चाल का, किसका? तो वेग और चाल का। वेग का क्या होता है? तो वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और चाल का भी क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूरी का क्या होता है? तो मीटर होता है। इकाई इसकी क्या होती है? तो मीटर होती है। बल की बात कर ले तो क्या होगा? तो बल का न्यूटन होता है। बल का इकाई न्यूटन होता है। त्वरण का क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ऊर्जा का क्या होता है? तो ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि दो वो कौन ऐसा है जो कि दोनों का मात्रक जो है वो बराबर होता है, मतलब सेम होता है। चलिए अगला है कि एक पहाड़ पर चढ़ते समय वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखेगा? क्या एक के बराबर, या एक से कम, या एक से अधिक, या एक के बराबर, या उससे अधिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक के बराबर या फिर उससे अधिक रखेगा। एक के बराबर या फिर उससे अधिक, ठीक है। चलिए अगला है कि एक गोली टकराती और एक अनुप्रस्थ, एक गोली टकराती और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि क्या है? तो सुरक्षित रहती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? क्या संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, ना संवेग ना ही गतिज ऊर्जा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संवेग, केवल संवेग, ठीक है। केवल संवेग जो है इस प्रक्रिया में क्या तो सुरक्षित रहेगी, ठीक है। चलिए अगला है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है। मात्रा को स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति को दुगनी की जाती है तो उसका त्वरण दुगना हो जाता है, या उसका संवेग दुगना हो जाता है, या फिर उसका गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर यानी कि पी से, संवेग को पी से डिनोट करते हैं। तो संवेग बराबर एम इंटू वी होता है। क्या होता है? तो एम इंटू वी। इसमें क्या कह रहा है कि मात्रा को स्थिर रखते हुए, यानी कि एम को स्थिर रखते हुए, एम यानी मास, मात्रा को स्थिर रखते हुए अगर वेग को दुगना कर दिया जाए, यानी कि इसको नहीं बदलना है और इसको क्या कर दिया जाए तो गुना दो, यानी कि दुगना कर दिया जाए, तो संवेग क्या, तो फिर उसमें क्या चेंजेस आएंगे? तो इसमें यहाँ देखिए कि इसमें दोनों में जो होता है वो सीधा रिलेशन है। इसको दो गुना किए तो संवेग भी दुगना हो जाएगा, अगर इसको 4 गुना करते तो संवेग भी 4 गुना होता, क्योंकि ये जो होता है वो डायरेक्टली इस पे निर्भर कर रहा है, और क्योंकि इसको जो है वो स्थिर रखा गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसका संवेग दुगना हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा? तो दुगना हो जाएगा। और संवेग क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। संवेग क्या होता है? तो संवेग एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुत उच्च आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बहुत उच्च आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे छोटी या लंबी या सबसे लंबी? बहुत उच्च आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होती है? तो बैगनी की बात कर ले तो उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। बैगनी कलर की आवृत्ति क्या होती है? बैगनी प्रकाश की
आवृत्ति ज्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो जब तरंग दैर्घ्य आवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बहुत उच्च आवृत्ति की, यानी कि सबसे ज्यादा उच्च आवृत्ति किसका, तो बैगनी का। तो बैगनी का जो होता है वो आवृत्ति उच्च होगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो छोटी होगी। क्या हो जाएगी, तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है कि ध्वनि मापक के यंत्र को क्या कहा जाता है। ध्वनि मापक के यंत्र को क्या कहा जाता है, क्या कैलोरी, फ़ारेनहाइट, डेसिबल या न्यूटन। ध्वनि मापन के यंत्र को क्या कहा जाता था, ध्वनि मापने वाली इकाई को क्या कहा, यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको डेसिबल में मापते हैं। किसमें, तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अगर ध्वनि की बात कर ले तो ध्वनि जो होता है वो 30 से 40 डेसिबल समान बातचीत होता है। और धीरे धीरे आदमी अगर बोलता है तो 20 से 25। ठीक है, और 85 डेसिबल से ज्यादा अगर बोलेगा तो 85 डेसिबल से ज्यादा अगर ध्वनि जो होता है मानव बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी कि उसके लिए शोर, यानी कि शोर समझा जाता है। ठीक है, और 130 से ज्यादा अगर होगा तो क्या होगा, तो बहरा भी हो सकता है आदमी। चलिए अगला है कि किस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का प्रयोग जो होता है मैदान में खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है, क्या कुल्हाड़ी का, हल का, कुदाल का या कल्टीवेटर का, किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या, तो कुदाल का। किस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है, तो इसको गड्ढा वगैरह बनाने में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी खेत के जितने भी काम होते हैं उस सब में भी इसका यूज किया जाता है। अगला है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन क्रिया को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन क्रिया को क्या कहा जाता है, क्या थॉमसन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव या डॉपलर प्रभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अगला है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होना चाहिए। ठीक है, प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा, यहाँ गलती हो गया, प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा के कारण, प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो क्या होती है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, क्या वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है या वैद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है या वैद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है या समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वैद्युत धारा के वर्ग के, वैद्युत धारा के क्या, तो उसके वर्ग करके जो होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसको जो है पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलिए अगला है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। कोई भी द्रव यानी लिक्विड क्या होती है, तो ऊपर से नीचे आती है। लेकिन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ेगा। इन चारों में से कौन सा ऐसा द्रव है जिसको हम ग्लास में रखेंगे तो नीचे नहीं आएगा बल्कि क्या होगा, तो और ऊपरे बढ़ेगा ही। क्या जल है या पेट्रोल है या द्रव हीलियम है या द्रव नाइट्रोजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम गिलास में रखते हैं तो क्या होगा, नीचे के बजाय ऊपर ही चढ़ेगा। तो इसका आंसर द्रव हीलियम हो जाएगा। क्या, द्रव हीलियम। द्रव हीलियम का प्रयोग जो होता है वो किसी भी पदार्थ को अत्यधिक ठंडा करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पदार्थ को अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक ठंडा करने में किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है वो कंप्यूटर में किया जाता है ताकि ये ठंडा रह सके। और क्रायोजेनिक्स में भी किया जाता है। कहाँ, तो क्रायोजेनिक्स में किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स में और कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मक्खन किसका उदाहरण है। मक्खन जो है वो किसका उदाहरण है, क्या निलंबन का है, कोलाइडी विलियन का है, पायस का है और मिश्रण।
मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन की बात कर रहे तो मक्खन जो है वो किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो है वो पायस का उदाहरण है। पायस किसे हम कहते हैं? तो पायस दो या दो से अधिक मिश्रण के मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक मिश्रण। पायस दो या दो से अधिक मिश्रण के मिलने से बनता है। मिलने से बनता है। पायस का और कौन कौन उदाहरण होता है? तो पायस का और भी एग्जाम्पल होता है। एक तो ये हो गया मक्खन, दूसरा दूध। दूध वाला हमेशा पूछता है, ठीक है। दूध और गोंद। गोंद भी जो होता है इसका उदाहरण माना जाता है पायस का। अगला है कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्में हैं? बटर स्कॉच जो है वो किसकी नवीन व्यापारिक किस्में हैं? क्या गेंदा या गुलदाउदी या जैस्मीन या गुलाब? तो बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्में हैं? तो किसकी है? तो ये गुलाब का है। किसका है? गुलाब का है, ठीक है। चलिए अगला है कि संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, या ज्यादातर पानी में घुलनशील होता है, या धातु एवं अधातु के अणुओं से बने होते हैं, या बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनते हैं। संयोजक यौगिक यानी कि सहसंयोजक, ठीक है। देखिए इसके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? तो उच्च होते हैं। इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? तो उच्च होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज। बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? यानी कि पीएच वैल्यू जो है वो क्या है? क्या 4.0 से 6.2, 2.2 से 3 या 6.8 से 9.2 या 5.9 से 8.0? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6.8 से 9.2, 6.8 से 9.2 के बीच में होता है, ठीक है। अगला है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु को स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु को मिलाया जाता है? कौन सी धातु को मिलाया जाता है? क्या कैल्शियम को, एल्यूमिनियम को, कार्बन को या तांबा को? तो स्टेनलेस स्टील में जो होता है वो कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो कार्बन। कार्बन धातु जो है वो इसमें मिलाया जाता है। क्या? तो कार्बन, क्रोमियम और निकेल। तो ये कार्बन क्या है? तो ये धातु है, बाकी दोनों क्या है? तो धातु है, ठीक है। अगला है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिससे प्रथम बार टीके की खोज की थी। उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने जो है वो क्या किए थे? तो प्रथम बार जो है वो क्या किए थे? तो टीके की खोज किए थे। तो क्या लुईस पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर? तो इसकी बात कर ले कि सबसे पहले टीके की खोज किसने किए थे? तो सबसे पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। किसने? तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। कब किए थे? तो ये चेचक के टीके की खोज किए थे। चेचक के टीके की खोज, टीके की खोज कब किए थे? 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में किए थे, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर जो है वो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया की खोज किया था। लुईस पास्चर जो है वो क्या? पास्चुरीकरण की खोज, पास्चुरीकरण की खोज किए थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किए थे? तो पेनिसिलिन की खोज किए थे। पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज किए थे? तो ये पेनिसिलिन की। और रॉबर्ट कोच की बात कर ले तो ये टीबी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इसकी खोज ये किए थे, ठीक है। चलिए अगला है कि कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति जो है वो किसमें अनुपस्थित होती है? क्या पादप में या जंतु में या जीवाणु में या कवक में? तो कोशिका भित्ति जो है किसमें नहीं पाई जाएगी? इन चारों में से तो किसमें नहीं पाई जाती है? तो ये जंतु में नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप में भी पाई जाती है,
कुछ जीवाणु में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं भी पाए जाते हैं, कवक में कुछ में पाए जाते हैं और कुछ में नहीं भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जंतु, जंतु में एकदम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसकी बात कर ले, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ये सेल्यूलोज का, किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। मेनली रूप से जो होता है ये पादप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपास्थि एक है। उपास्थि क्या है? उपास्थि एक है क्या? कठोर, कठोर संयोजी उत्तक, कठोर संयोजी उत्तक, या फिर तरल संयोजी उत्तक, या फिर कोमल संयोजी उत्तक, या अर्ध तरल संयोजी उत्तक। तो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, अस्थि यानी कि हड्डी होता है, उसी के जैसा जो होता है एक उपास्थि होता है, जो क्या होता है? तो मुलायम होता है, यानी कि कोमल संयोजी उत्तक होता है। कैसा होता है? तो ये मुलायम होता है। इसकी बात कर ले उपास्थि की, उपास्थि यानी कार्टिलेज, कार्टिलेज, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो होता है नाक कान यानी कि छोटी छोटी जो हड्डियां होती है, ये किसका बना होता है? तो ये नाक कान, बड़ी हड्डी के मुहाने पर, बड़ी हड्डी के मुहाने पर, के मुहाने पर ये पाया जाता है। बड़ी हड्डी के मुहाने, नाक कान और बड़ी हड्डी के मुहाने यानी कि दो बड़ी बड़ी हड्डियां जहां जुड़ती है वहां पर क्या होता है? तो ये मुलायम जो हड्डी होती है वो उसको जुड़ने में क्या करता है? तो सहायता करता है। ये सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एक मिनट, अगला है कि गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी को क्या नाम क्या है? क्या कह रहा है? तो गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम क्या है? क्या कोकल है, साइक्रम है, कैसीन है, या ब्रेस्ट, ब्रेस्ट बोन है? क्या है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। ब्रेस्ट बोन यानी कि उरोस्थी, हिंदी में कहें तो क्या? तो हिंदी में कहें तो ये उरोस्थी, उरोस्थी के नाम से जाना जाता है। क्या? तो उरोस्थी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो इसकी बात कर ले तो ये चेस्ट के बीच में, ठीक है, पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन होगा? तो अगला क्वेश्चन जो है वो 25 नंबर का, पोलियो तथा चेचक होने का क्या कारण है? पोलियो तथा चेचक होने का क्या कारण है? पोलियो और चेचक क्या जीवाणु के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण, या कीड़ा के कारण? तो पोलियो और चेचक होने का कारण क्या है? तो ये पोलियो और चेचक के कारण विषाणु होता है। क्या? तो विषाणु होता है। विषाणु के कारण जो होता है पोलियो और क्या होता है? तो चेचक होता है। चेचक की बात कर ले तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको शीतला बड़ी माता या फिर स्मॉल स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है। चेचक की बात कर ले तो शीतला बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। पोलियो, पोलियो भी जो होता है, पोलियो जो होता है वो कैसे होता है? तो पोलियो एक प्रकार का क्या होता है? तो संक्रामक बीमारी होता है। पोलियो एक प्रकार का संक्रामक बीमारी होता है। क्या होता है? और ये भी जो होता है वो संक्रामक बीमारी होता है। इसको क्या कहा जाता है? तो पोलियोमाइटिस के नाम से जाना जाता है। पोलियोमाइटिस, पोलियो को पोलियोमाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो को और किस नाम से जाना जाता है? तो पोलियोमाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, आज का 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप लोग को अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो इसके ऊपर हम बहुत सारे मेहनत करते हैं। उसके बाद जो है आप सबके लिए क्या करते हैं?
तो क्वेश्चन लेकर के आते हैं इतने अच्छे तरीके से, फिर भी आप लोग जो है वो शेयर लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ देखा कीजिए और लाइक शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो आज यहीं तक बस इतना ही बोलूँगी, और बाकी आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो लाइक कीजिएगा कि नहीं, शेयर कीजिएगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।